हे दिस साइड मोहित प्यासी, योर डेटा साइंस ट्रेनर। आज के हम वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक नए एल्गोरिथम के साथ। पहले देखते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर हम देखेंगे वो एल्गोरिथम हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करती है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑटोमेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन द सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा, राइट। देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको मैन्युअली क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होने वाला है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स लगाएं, उनका सेल्स डेटा यूज करके हम क्लासीफाई करने की कोशिश करने वाले हैं। अब देखिए ये जो हमारी एल्गोरिदम होगी वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करेगी, हम उसको सेल्स डेटा का इंफॉर्मेशंस देने वाले हैं अपने मॉडल को, और वो हमें बता देगा कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या कि जो मैनुअली कैटेगराइजेशन है वो 70% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफर्ट्स हम उसमें 70% कम लगाएंगे क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, ओपन करेंगे VS कोड, और VS कोड को ओपन करने के बाद मैं यूज करूंगा डेटा को। देखते हैं डेटा में क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा VS कोड, और VS कोड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा, और फोल्डर बना के वहाँ पर हम डेटा को लोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फ़ोल्डर हम बनाते हैं। हमारा यहाँ पे मैं यहाँ पे एल्गोरिथम यूज़ करूँगा सपोर्ट वेक्टर मशीन का। हमारा यहाँ फ़ोल्डर बना हुआ है, इसमें हमें डेटा को कॉपी करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये हमारा प्रोडक्ट सेल्स डेटा है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना पेस्ट कर दिया। मैं ओपन करूँगा VS कोड, ठीक है। ये हमारा VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं एक ओपन करूँगा फाइल का नाम दूंगा प्रोडक्ट कैटेगरी क्लासिफिकेशन कैटेगरी डॉट, यहाँ पे फॉर्मेट देते हैं हम IPYNB फाइल, राइट। इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा और यहाँ से मैं कोड सेल जनरेट करूँगा। उसके बाद मैं जो वो लाइब्रेरीज़ को हम इंपोर्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा पांडास SPD, और मैं यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कर्नल सेलेक्ट किया है, जुपिटर कर्नल, ठीक है। और मैं इसको रन करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे और लाइब्रेरीज जो इंपोर्ट यूज होने वाली हैं, जैसे कि numpy मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, मैटप्लॉटलिब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, सीबॉर्न, ठीक है। मैंने इसके बाद में कुछ scikit-learn की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूँगा। तो फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन फॉर ट्रेन टेस्ट, कुछ डेटा हम ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, कुछ डेटा हम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। फिर फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर sklearn डॉट, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा मैट्रिक्स से मैं क्लासिफिकेशन और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए, मॉडल को इवेलुएट करने के लिए। इसके बाद है फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर sklearn डॉट SVM फॉर द सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसके बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ प्रेसिजन स्कोर, रिकॉल स्कोर और F1 स्कोर। ये हमने सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे डेटा को लोड करूँगा। तो DF इक्वल टू मैं लिखता हूँ PD.read_CSV, और यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रोडक्ट सेल्स डेटा। इसको मैं कॉपी पाथ कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेटा को रीड करना है मुझे, तो यहाँ मैंने R लिख दिया। इसके बाद ये मेरा डेटा यहाँ जो मेरा डेटा है वो एक DF के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। नाउ वी हैव टू यूज हेड फंक्शंस टू चेक टॉप 5 रोज। तो मैंने यहाँ पे हेड फंक्शन का यूज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन है ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, कस्टमर, सिटी, स्टेट, रीजन, कंट्री, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कैटेगरी है और यहाँ पे सब कैटेगरी है। जैसे एसेसरीज में स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग में स्पोर्ट्स वियर, क्लॉथिंग एंड अप्रैल में स्पोर्ट्स वियर, एसेसरीज में बैग्स, ठीक है। सिटीज़ हैं यहाँ पे। इसके बाद रीजन भी है कि साउथ है, सेंट्रल है, साउथ सेंट्रल्स, कंट्री कौन सी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं। कंट्री है यूनाइटेड स्टेट की, कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है और ऑर्डर डेट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा को क्लीन करूँगा। तो मैं देखता हूँ क्या मेरे डेटा में डेटा
किस तरह का डेटा है, तो मैंने इन्फो फंक्शन का यूज़ किया। तो देखिए ऑर्डर आईडी क्या है, इंटीजर है, ऑर्डर डेट ऑब्जेक्ट है, कस्टमर नेम ऑब्जेक्ट है, सिटी ऑब्जेक्ट है, स्टेट ऑब्जेक्ट है, रीजन ऑब्जेक्ट है, और कंट्री ऑब्जेक्ट है, कैटेगरी ऑब्जेक्ट है, सब कैटेगरी ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट नेम ऑब्जेक्ट है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये सब कैसे हैं, क्वांटिटी हमारी इंटीजर में है और यूनिट प्राइस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हमारे फ्लोट डेटा टाइप्स हैं, राइट। यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे रेंज बिलोंग कर रही है 0 से 1,99,999। सो दैट मीन्स ये सारी जो वैल्यूज़ हैं 2 लैक्स हैं और ये नॉन नल है, दैट मीन्स एक भी नल वैल्यू नहीं है। फिर भी हम इस नल फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे इस नल और ये सम। तो ये देखिए यहाँ पे एक भी नल वैल्यू हमारे उसमें नहीं है। इसके बाद मैं चेक करूँगा डुप्लीकेट वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे हो जाएगा डुप्लीकेटेड और यहाँ पे डॉट सम, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे डेटा में एक भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ नहीं है, राइट। इसके बाद मैं इन डेटा को ये जो मेरा डेटा है जो भी, तो मैं इसको चाहता हूँ सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। लोअर सारे सेम केसेस में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ df.columns इक्वल टू df.columns.str.strip। स्ट्रिप का यूज किस लिए होता है, टू रिमूव द वाइट स्पेस, ठीक है। तो जितना भी डेटा होगा उन सब का क्या वाइट स्पेस रिमूव हो जाएगा, डॉट। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेम ऑपरेशंस कॉलम्स के साथ, अगेन कॉलम्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा df.columns डॉट, यहाँ पे मैं लोअर कर दूंगा। तो सारा जो डेटा होगा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं दोबारा से df को लिखता हूँ, और ये मैंने क्यों किया, देखिए मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा डेटा एक ही उसमें है। तो देखिए सारे जितने भी यहाँ पे कॉलम्स नेम है वो किस में कन्वर्ट हो गए, एक तो वाइट स्पेस हट चुका है, दूसरा ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, लोअर केस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। जितने भी कॉलम नेम थे यहाँ पे सभी कैपिटल में थे, अभी किस में हो चुके हैं, लोअर केस में हो चुके हैं। बेसिकली मैंने किसको चेंज किया है, कॉलम नेम्स को चेंज किया है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे, चलिए अब मैं कुछ डेटा का, चूँकि हमारा डेटा क्लीन है लेकिन मैं चाहता हूँ, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि कितने रीजन्स हैं और किस किस कंट्री का डेटा है, कौन कौन सी कैटेगरी हैं, सब कैटेगरीज हैं, और तो मैं इसके लिए एक लूप बना के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, इनकी यूनिक वैल्यूज़ निकालना चाहता हूँ बेसिकली मैं। तो पहले मैं एक हेल्प लूँगा df.column से, सो दैट स्पेलिंग्स इनकरेक्ट ना हो, और मैं स्टेट का, रीजन का और कंट्री का और कैटेगरी का, सब कैटेगरी का मैं यूनिक वैल्यूज़ निकालने वाला हूँ। मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद मैं लिखूँगा फॉर आई इन, मैं ये सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर प्रोडक्ट्स डाल दूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट करिए df ऑफ आई डॉट यूनिक। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यूनिक वैल्यूज़ को निकालने वाला हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से, पहला हमारा जो, मैं यहाँ पे आई को भी लिख देता हूँ क्योंकि आई हमारा कॉलम है, तो मुझे पता चलेगा कि किस कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने यहाँ पे एक आई को भी रख दिया। तो देखिए रीजन में कौन कौन से रीजन है, साउथ, सेंटर, ईस्ट और वेस्ट। कंट्री में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट है। सब कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी हैं, एसेसरीज, क्लॉथिंग और अप्रैल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम एंड फर्नीचर। सब कैटेगरीज में क्या है, सब कैटेगरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एज द स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक, स्पोर्ट्स वियर, बैग्स, होम एप्लीकेंस और मेंस वियर, फुट वियर, बहुत सारा यहाँ पे प्रोडक्ट है सब कैटेगरी में, ठीक है। बट हमारा मेन कैटेगरी कौन सा रहेगा, मेन कैटेगरी है एसेसरीज, क्लॉथिंग, अप्रैल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड फर्नीचर्स, राइट। चलिए अब मैं देखना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशंस देखना चाहता हूँ। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशंस देखना चाहता हूँ। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मैं यहाँ पे पाई प्लॉट का यूज़ करके देखना चाहूँगा। तो मैं लिखता हूँ df ऑफ डॉट ग्रुप बाई, यहाँ पे ग्रुप बाई कर लिया मैंने। कैटेगरी वाइज में क्या करना चाहता हूँ, कैटेगरी मैं देखना चाहता हूँ प्रॉफिट को, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉफिट, राइट। डॉट मीन निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं मीन, और यहाँ पे मैं काइंड इक्वल टू यहाँ पे पाई प्लॉट कर दूंगा, पाई प्लॉट, और यहाँ पर कलर को हटा के मैं यहाँ पे ऑटो पीसीटी कर देता हूँ, ठीक है, ऑटो पीसीटी, ये देखिए, ठीक है। तो
तो स्टार्ट एंगल में यहाँ पे 45 रखते हैं अपन, ठीक है। ये देखिए, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है 25% क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, होम और फर्नीचर का है। और यहाँ पे सॉरी जो हमारा प्रॉफिट है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे किस में मिल रहा है, होम एंड फर्नीचर में 36% है। क्लॉथिंग एंड अप्रैल में कितना है, 23% है। एसेसरीज में प्रॉफिट कितना है, 15.5% है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 25.5% है, ठीक है। तो मैं इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में है, मुझे होम और फर्नीचर वाले में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। इसके बाद में यहाँ पे रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा कौन रेवेन्यू जनरेट करता है कैटेगरी वाइज, तो मैं इसी को कॉपी करके इसी कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और जहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रेवेन्यू, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, फिर उसके बाद होम एंड फर्नीचर में है, फिर एसेसरीज में है और क्लॉथिंग में, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, प्रॉफिट इसमें 25% है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन रेवेन्यू इसमें कितना 40% है। यहाँ पर 36% प्रॉफिट है और यहाँ पे कितना है रेवेन्यू, 33% रेवेन्यू है, राइट। तो दो इन्फॉर्मेशंस पता चली मुझे, पहला कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में है और उसके बाद होम एंड फर्नीचर में, और यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस में है, होम एंड फर्नीचर में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉफिट है, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। नाउ अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का देखना चाहता हूँ, एवरेज यूनिट का, तो मैं अगेन कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, यूनिट यूनिट प्राइस, ठीक है। तो चलिए इस बार यूनिट प्राइस में कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही यूनिट प्राइस भी उसकी ज़्यादा होंगी। उसके बाद अगेन होम एंड फर्नीचर का है, फिर उसके बाद क्लॉथिंग एंड अप्रैल का है, और उसके बाद किसका है, एसेसरीज का है, राइट। तो मैंने पाई प्लॉट के थ्रू मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वाई लेवल में यूनिट प्राइस है और यहाँ पर एक्स लेवल पे आपका जो यहाँ पे परसेंटेज था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना आ रहा है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यूनिट प्राइस भी इसके ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 39.2 आ रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पे वन करता, लेट्स सी, देखिए यहाँ पे लार्ज वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 39 पॉइंट, मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किया था। आप यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 39.25, ठीक है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ वैल्यू काउंट करके, ठीक है। तो वेरिएंस सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस किस में है, तो फॉर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन df डॉट सेलेक्ट एक्सक्लूड इक्वल टू, मैंने ऑब्जेक्ट हटा दिया और यहाँ पे एन यूनिक वैल्यूज निकाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिटीज़ में 148 सिटीज़ हैं, स्टेट कितने हैं, कंट्री 1 है, सब यहाँ पे ये सिर्फ किसका है, यूनिक वैल्यूज़ का, एंड नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़। तो आप यहाँ पे देखिए न, कस्टमर कितने हैं, 1,20,000, मतलब अब हमारा डेटा 2 लाख का है, दैट मीन्स सम रिपीटेड कस्टमर भी हैं। सिटी कितनी है, 148 यूनिक सिटीज़ हैं। यहाँ पे स्टेट कितने हैं, 47 हैं। रीजन कितने हैं, 4 हैं। कंट्री 1 है, सब कैटेगरी 4 है, सॉरी कैटेगरी 4 है, सब कैटेगरी 19 है। और प्रोडक्ट नेम कितने हैं, 49 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेरियंस निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, वेरियंस किनका, मैं वेरिएंस निकालना चाहता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंक्लूड इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सक्लूड, मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर मैं np डॉट वेरियंस कर दूंगा, numpy लाइब्रेरी का यूज़ करके np डॉट वेरियंस ऑफ df ऑफ i, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वेरियंस कितना आ रहा है, क्वांटिटी का वेरिएंस आ रहा है 1.2, यूनिट प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएंस है, रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएंस है, और प्रॉफिट में थोड़ा सा रेवेन्यू और प्राइस के कंपैरिजन कम वेरिएंस है, लेकिन क्वांटिटी में जो वेरिएंस है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई ये क्वांटिटी इसकी इन्फॉर्मेशंस वाली कमी है, इनमें ज़्यादा वेरिएंस नहीं है। आप यहाँ पे भी जाके देखें तो क्वांटिटी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे लाई कर रही है, देखिए, राइट। दैट मीन्स एक कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि फ़ोन केस है तो ये 3 क्वांटिटी है इसकी, चार्जिंग केबल है वो 4 है, नाइक, एयरफोर्स, एडिडास, ट्रैक सूट, बैकपैक, ये सब इनकी क्वांटिटी है। बाकी इनकी यूनिट प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए इनका वेरिएंस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, राइट। ये हमने यहाँ पे किससे फाइंड कर लिया, वेरिएंस वाले से फाइंड कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो सेल्स है मंथ वाइज कैसे वेरी कर रही है। तो देखिए मेरा जो डेटा है ये ऑर्डर डेट, इसका जो टाइप है
कैसा है, जब मैंने यहाँ पे लिखा था डॉट इन्फो तो इसका जो टाइप आ रहा था वो कैसा आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ रहा था, राइट। मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट, क्योंकि ऑर्डर डेट है तो डेट टाइम के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा डेट टाइम के फॉर्मेट में बाय यूजिंग पीडी डॉट डेट टाइम फंक्शंस। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एफ ऑफ ऑर्डर डेट इक्वल टू पीडी डॉट डेट टाइम और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा पांडास हैव नो डेट टाइम। तो यहाँ पे टू डेट टाइम्स फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे डेट टाइम के फॉर्मेट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट में था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, डेट टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ df डॉट इन्फो, तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, डेट टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। मैं अगेन यहाँ पे डेटा को रिकॉल करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेड फंक्शन, तो यहाँ पे कैसा आएगा, ये डेट टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। अब मैं यहाँ से एक्स्ट्रा इस डे टाइम के, अब ये डेटा है, इससे मुझे सिर्फ क्या निकालना है, मंथ निकालना है। इसमें ईयर भी है, इसमें मंथ भी है और इसमें डेट भी है। तो मैं यहाँ से क्या निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ डेट। वो कैसे निकलती है वो देखेंगे। तो मैं एक कॉलम बनाऊँगा df ऑफ ऑर्डर मंथ वेट df ऑफ ऑर्डर मंथ इक्वल टू df। अब मैं उसी कॉलम को रिकॉल करूंगा सबसे पहले, ये ऑर्डर डेट, यहाँ पे dt डॉट डेट टाइम डॉट मंथ, इससे क्या निकल जाएगा, एक नया कॉलम बन के आएगा। देखिए df ऑफ, यहाँ पे लास्ट में एक कॉलम बन के आएगा और इस कॉलम में क्या होने वाले हैं, मंथ होने वाले हैं, ठीक है, ऑर्डर मंथ, राइट। ये सब क्या है, उसके मंथ है। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, पहले क्या किया, ऑर्डर डेट हमारा ऑब्जेक्ट टाइप था तो उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, डेट टाइम फॉर्मेट में, और उस डेट टाइम फॉर्मेट से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस हैं, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, रेवेन्यू है, टोटल यहाँ पे प्रॉफिट है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, उसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ कॉस्ट प्राइस, COST कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा df ऑफ रेवेन्यू माइनस df ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी से इसलिए क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं पूरी क्वांटिटी वाइज हैं, ठीक है। मुझे एक प्रोडक्ट का निकालना है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्वांटिटी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अब देखिए हमारे लास्ट में एक और कॉलम आया है और इसको क्या बोलते हैं, हमारा क्या निकल के आया है, कॉस्ट प्राइस निकल के आया है। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी यूनिट प्राइस की थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था वो हमने निकाला हुआ है, राइट। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्लॉट्स बनाते हैं और देखते हैं कि हमारी सेल्स का ट्रेंड कैसा था एज पर कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SNS डॉट लाइन प्लॉट, ट्रेंड्स के लिए यूज़ करते हैं लाइन प्लॉट। यहाँ पे लिखते हैं डेटा इक्वल टू DF और यहाँ पे ठीक है, डेटा इक्वल टू DF। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ X इक्वल टू ऑर्डर मंथ, यहाँ पे ऑर्डर अंडरस्कोर ऑर्डर मंथ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ मैं किसको, प्रॉफिट को। मैं देखना चाहता हूँ प्रॉफिट कैसे वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू मंथ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब कैटेगरी। यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ करते हैं, ह्यू इक्वल टू कैटेगरी, स्टाइल इक्वल टू कैटेगरी, मार्कर इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए तो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो रेड कलर है, रेड कलर होम और फर्नीचर का है, तो ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, प्रॉफिट में मिनिमम है इसका 220 से लेकर 240 तक, राइट। एक रेंज पे लाई कर रहा है, मंथ कोई भी हो। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट में भी देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना 155 से 160 के बीच लाई कर रहा है। इसके बाद ये किसका है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अगेन हम क्लॉथिंग एंड अप्रैल में देखें तो ये 140 के आसपास लाई कर रहा है, और एसेसरीज कहाँ पे है, अप्रॉक्सीमेट 100 के आसपास लाई कर रही हैं। आप यहाँ पे देखेंगे भी तो जो मैंने, क्योंकि मैंने किसका बनाया है,
प्रॉफिट का बनाया हुआ है। तो आप इससे भी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारे उसमें कितने आया था, ज़्यादा आया हुआ था। ये तो रेवेन्यू का है, ये देखिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में होम एंड फर्नीचर था, दैट मीन्स उसका जो प्राइस भी है वो क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट। ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है इसकी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट हमारा ज़्यादा था, ठीक है। बट लाई कहाँ पे कर रहा है, ये अप्रॉक्स ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मंथ कोई भी हो सेम। जैसे कि सबसे कम चेंजेस किस में है, हमारे एसेसरीज में है, ठीक है, बहुत ही कम चेंजेस हैं। और ये थोड़ा सा वेरी कर रही है, बट नॉट मोर देन 220 से लेकर 220 से लेकर 240 के बीच में ही वेरी कर रही है, ठीक है। चलिए अब मैं सिमिलरली देखना चाहता हूँ, ये तो हमारा हो गया किसका, ये हमारा हो गया प्रॉफिट का। अब मैं इसी तरह से रेवेन्यू का भी देखना चाहूँगा। तो रेवेन्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशंस, बस चेंज द बाई वैल्यू, ठीक है। तो मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिख दूँगा, रेवेन्यू, ठीक है, ठीक है। तो देखिए रेवेन्यू में हमारे उसमें देखा था हमने, रेवेन्यू किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसलिए रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, और ये भी लाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा उसके बाद हमारा होम और फर्नीचर का आ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और उसके बाद फिर एसेसरीज़ का है। बट एसेसरीज़ में अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में चेंजेस नहीं हुए हैं, दैट मीन्स रेवेन्यू बहुत ही बहुत कम वेरिएंस या फिर बहुत कम वेरिएंस, जितना हम शुरू से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं वही हर मंथ उतना ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे एसेसरीज़ में नहीं हैं। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग एंड अप्रैल में भी चेंजेस नहीं है, कांस्टेंट जा रहा है। और इसके बाद ज़्यादा चेंजेस किस में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट नॉट मोर देन, ये भी एक बहुत ही कम चेंजेस हैं। आ रही बात समझ में। तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, थोड़ा ही वेरी कर रही है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात कर लेता हूँ। तो सेम कोड में मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओके, हमने शायद कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक किया हुआ है, देखते हैं हमारे डेटा में कॉस्ट प्राइस कैसे लिखा हमने। तो कैपिटल सी है यहाँ पर, हम यहाँ पे कैपिटल सी लिखेंगे, ठीक है, कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस अभी भी किसका ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है। उसके बाद हमारा होम एंड फर्नीचर है, अगेन यहाँ पे कांस्टेंट वेरी कर रही है, ज़्यादा चेंजेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, चाहे वो एसेसरीज हो या फिर क्लॉथिंग एंड अप्रैल हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब मैं एक फंक्शन का यूज करने वाला हूँ, वो फंक्शन होगा हमारा वैल्यू काउंट। देखते हैं सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस कैटेगरी की हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डी एफ ऑफ, और यहाँ पर हो जाएगा डी एफ ऑफ कैटेगरी वैल्यू काउंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लॉथिंग एंड अप्रैल का इन्फॉर्मेशन कितना है, 62,000 सैम्पल्स हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स 51,000 हैं, फर्नीचर्स के हैं 50,000, और एसेसरीज के हैं 35,000, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसकी है, क्लॉथिंग की और अप्रैल की यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसका भी मैं यहाँ पे काइंड इक्वल टू काइंड, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, प्लॉट काइंड इक्वल टू बार प्लॉट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, क्लॉथिंग एंड अप्रैल का, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का, देन होम एंड फर्नीचर का, उसके बाद एसेसरीज का, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और होम एंड फर्नीचर अप्रॉक्सीमेट सेम है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, दैट मीन्स सेम सैम्पल्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एंड फर्नीचर्स के, बट क्लॉथिंग एंड अप्रैल के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और एसेसरीज की एज कंपेरिजन अनदर कैटेगरी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस, क्वांटिटी, और ये सारी इन्फॉर्मेशंस निकालना चाहता हूँ। तो चलिए मैंने वैल्यू काउंट से तो निकाल लिया कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस क्लॉथिंग और अप्रैल की है। अब मैं पहले निकालता हूँ न्यूमेरिकल फीचर्स। सो कैसे निकालेंगे, डी एफ डॉट सेलेक्ट डेटा टाइप्स, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्सक्लूड इक्वल टू
ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक्सक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स। तो यहाँ पे मुझे कौन कौन से मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं क्वांटिटी, प्रॉफिट, यूनिट प्राइस और ऑर्डर मंथ और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मैं इसको कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज और न्यूमेरिकल फीचर्स का मीन निकालना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। क्या करना चाहता हूँ मैं, कैटेगरी वाइज ये जितनी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो ज़्यादा सेलिंग वाली इन्फॉर्मेशन जिसमें, जैसे कि क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी किसकी इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनका मीन निकालना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ डी एफ ऑफ कैटेगरी, डी एफ डॉट ग्रुप बाई, सबसे पहले मैं ग्रुप बाई का लूँगा, और ग्रुप बाई, ठीक है, ये रिकमेंडेशन डी एफ डॉट जी ग्रुप बाई। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पर ये सारे कॉलम्स को मैं इंटर कर देता हूँ। ये जो मेरे कॉलम्स है जैसे कि क्वांटिटी, ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को कॉपी करके एंटर कर दूंगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये तो सम आ रहा है, यहाँ पे मैं मीन करता हूँ पहले, ठीक है। और अभी प्लॉट नहीं बनाते, चलिए देखते हैं वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। प्लॉट हटाते हैं, अभी मीन सिर्फ निकालते हैं, मीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे एसेसरीज की क्वांटिटी, यहाँ पे यूनिट प्राइस, उसका रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट, और यहाँ पे उसका क्या निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस निकल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इनका प्लॉट बनाता हूँ। तो प्लॉट कैसे बनेगा, डॉट, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम है, राइट, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट अगर यूनिट प्राइस की बात की जाए तो एसेसरीज की बहुत ही कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ठीक है। रेवेन्यू भी इसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसका है, होम फर्नीचर का आ रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कम किसका आ रहा है, सबसे कम किसका आ रहा है, एसेसरीज का आ रहा है। कॉस्ट प्राइस भी उसकी कम है, और यहाँ पे जो उसका कॉस्ट है हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो बहुत ज़्यादा है, 500 के आसपास है। मैं इसका प्लॉट बनाऊंगा, तो यहाँ पे प्लॉट, अब यहाँ पे मैंने प्लॉट बना दिया, पाई प्लॉट बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। पाई प्लॉट यहाँ पे नहीं बनाते, पाई प्लॉट को हटा के यहाँ पे बार प्लॉट बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ एसेसरीज का ऐसे बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज कलर है यूनिट प्राइस के लिए है, क्वांटिटी बहुत कम है, दैट्स वाई ये बहुत ही कम दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट है, यूनिट प्राइस है। सबसे ज़्यादा आपको ये वाला जो टावर दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। और अगर यहाँ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट वाला कौन सा है, प्रॉफिट के लिए रेड कलर है, तो रेड कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है होम और फर्नीचर का, ठीक है। अब चलिए ये हमारी वैल्यू काउंट हो गई, हमने मीन निकाल लिया। अब मैं डेटा को समराइज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ अपने डेटा सेट में, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो किस डेटा की हैं, सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जब मैंने वैल्यू काउंट किया था वैल्यू काउंट में, तो मुझे पता चल रहा था कि यहाँ पे क्लॉथिंग और अपरेल की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और होम फर्नीचर की ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे जो मेन रेवेन्यू है इलेक्ट्रॉनिक्स और होम और फर्नीचर का, वो हायर है यूनिट प्राइस कंपेरिजन टू एसेसरीज एंड द क्लॉथिंग्स, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो मैं इसको वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार, सिर्फ वैल्यू निकालूंगा और प्रिंट करूँगा, तो आपको इससे समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो मेरा रेवेन्यू है, हायर रेवेन्यू है क्लॉथिंग का और अप्रैल का, बाकी क्लॉथिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द होम फर्नीचर का रेवेन्यू भी ज़्यादा है, और प्रॉफिट किसका ज़्यादा है, यहाँ पे होम फर्नीचर का ज़्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा है और होम एंड फर्नीचर्स की उससे कम है। सबसे कम किसकी है, एसेसरीज़ की है, ठीक है। क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम दिख रही है, तो मैं क्वांटिटी पे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं है, सेम ही है।
अब मैं यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन इन लगाना चाहता हूँ मैं। वाई सपोर्ट वेक्टर मशीन, देखिए सपोर्ट वेक्टर मशीन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हाई डायमेंशन डेटा पे और कम अमाउंट के डेटा पे अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, हमारा डेटा हाई डायमेंशन डेटा है तो हम यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें जो कर्नल्स हैं, कर्नल्स की वजह से हम सेपरेबल करने में, डेटा को सेपरेट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो हमारे पास रेडियल बेसिस फंक्शन के थ्रू, लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल्स, इनके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे, कर्नल ट्रिक का यूज़ करेंगे और ये इम्प्लिसिटी मैप को, डेटा को हायर डायमेंशन स्पेसेस में सेपरेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, दैट्स वाई आई चूज सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं लगाऊंगा लेबल इनकोडर। तो मैं लेबल इनकोडर को लिए क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम sklearn लेबल इनकोडर, और यहाँ पे हो जाएगा लेबल इक्वल टू लेबल इनकोडर। मैं क्यों लेबल इनकोडर निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो कैटेगरी है ये कैसा है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, df ऑफ यहाँ पे कैटेगरी इक्वल टू लेबल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे, ठीक है, ये देखिए 010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे डॉट वैल्यूज काउंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे 1 किसके लिए, सेकंड 1 जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लॉथिंग की, तो 1 मेरा क्लॉथिंग है, सेकंड वाला मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, थर्ड वाला मेरा होम एंड फर्नीचर है, फोर्थ वाला मेरा एसेसरीज है। ठीक है, तो 0 को मिला है, 0 मतलब क्या हो गया, हमारा एसेसरीज है, 1 का मतलब है क्लॉथिंग एंड अप्रैल, 2 का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 3 का मतलब है यहाँ पे 3 का मतलब यहाँ पे होम एंड फर्नीचर्स है। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डेटा को अलग करने वाला हूँ। तो कैसे करूँगा, x इक्वल टू, मैं यहाँ पे लूँगा df डॉट सेलेक्ट डेटा टाइप। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट को यहाँ पे रिमूव कर दिया और कैटेगरी भी मेरी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ df डॉट सेलेक्ट टाइप, यहाँ पे लिखता हूँ इंक्लूड करिए इंटीजर और फ्लोट को, कैटेगरी को ड्रॉप कर दीजिए और एक्सेस इक्वल टू 1 रखिए। ठीक है, क्योंकि हम कॉलम से ले रहे हैं। और यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा हमारा df ऑफ कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी इज नॉट फाउंड इन द एक्सेस। ठीक है, y नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम से ही ड्रॉप कर दिया, तो मुझे कुछ दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं df में देखता हूँ क्या है। ठीक है, ये हमारा डेटा फ्रेम है। अब ये जो कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, रीजन्स, ये सब इम्पॉर्टेंट्स नहीं हैं, तो मैं इनको क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ। ठीक है, और df डॉट कॉलम्स, ठीक है, ये हमारे कॉलम्स आ गए। अब मैं x इक्वल टू लिख दूंगा df ऑफ, यहाँ पे मैं लूँगा क्वांटिटी, यूनिट्स, प्राइस, ऑर्डर, मंथ, ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी एंड पेस्ट, राइट। तो ये हमारा x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे df ऑफ कैटेगरी हो गई। और इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूँगा और उसके बाद मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करूँगा। सो मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x ट्रेन x टेस्ट कॉमा y ट्रेन कॉमा y टेस्ट, और इसके बाद यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पे x और y। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, मैंने 20% टेस्टिंग के लिए रखा डेटा और 80% डेटा किसके लिए जाएगा, 80% डेटा हमारा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं इस डेटा को स्केलिंग करने वाला हूँ। स्केलिंग करने का मतलब होता है डेटा को सेम रेंज में लेके आने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्केलर इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स ट्रेन स्केलर लिख देते हैं हम यहाँ पे, एक्स ट्रेन स्केलर इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेस्ट स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्केलिंग कर दी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मॉडल में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मॉडल में इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लिखना है SVM इक्वल टू, हमने जो यहाँ पे इंपोर्ट किया था मॉडल को, देखिए
मॉडल है हमारा SVC, तो हम यहाँ लिखेंगे SVC इक्वल टू SVC, और यहाँ पे मैं कर्नल यूज़ करने वाला हूँ RBF, ठीक है, रेडियल बेसिस फंक्शन RBF स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कर्नल यहाँ से इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए SVM का एक और यूज है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू होती है कैपिटल C के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्जिन कितना रखने वाले हैं, ठीक है, ताकि मेरा जो डेटा है ओवर फिटेड ना हो सके और अंडर फिटेड भी ना हो, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे ये जो मॉडल है हमारे कंट्रोल में रहता है कि हम C की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ SVC डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, SVC डॉट फिट एक्सटेंड एंड वाइटन, और इससे मेरा मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, टेस्टिंग करूँगा मॉडल की। तो मैं लिखता हूँ y predicted इक्वल टू हो जाएगा SVC डॉट प्रेडिक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा x अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्केलर, ठीक है। तो यहाँ से हम स्केलिंग y predicted निकालेंगे, और इसके बाद मैं प्रिंट करने वाला हूँ एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स, और प्रिंट मैं यहाँ प्रिंट करूँगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स y टेस्ट y प्रेडिक्टेड, और यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करूँगा यहाँ पे प्रेसिजन स्कोर, और प्रिंट करूँगा यहाँ पे रिकॉल स्कोर, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिकॉल स्कोर को इंपोर्ट शायद नहीं किया है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या मैंने रिकॉल स्कोर को इंपोर्ट किया था, प्रेसिजन और रिकॉल स्कोर F1 स्कोर हमने सब कुछ इंपोर्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मॉडल को ट्रेन कर लिया, मॉडल हमारा फिट हो चुका है, डेटा को उसने रीड किया। अब मैं यहाँ पे इसी मॉडल का यूज़ करके जो हमने यहाँ पे स्केलिंग की थी एक्स टेस्ट की, वही डेटा पास करने वाले हैं। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन स्कोर एंड द रिकॉल स्कोर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को ही प्रिंट किया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एक्यूरेसी आई है 0.67, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रेसीजन आ रहा है, 0 का प्रेसीजन आ रहा है 0.49, 1 का प्रेसीजन आ रहा है 0.69, 2 का प्रेसीजन आ रहा है 0.76, और 3 का प्रेसीजन आ रहा है 0.82। रिकॉल अच्छा आ रहा है 0 का और 2 कैटेगरी का। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3 कैटेगरी थी क्या, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए 0 था, 1 कैटेगरी थी सबसे ज़्यादा, तो 1 यहाँ पर हम देख सकते हैं। हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, ग्राफ क्या था, क्लॉथिंग, उसके बाद था यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद था फर्नीचर, और उसके बाद एसेसरीज था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है क्लॉथिंग का, 1 है क्लॉथिंग का, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, 2 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, 3 है हमारा होम एंड फर्नीचर का, और चौथा है एसेसरीज़ का, राइट। चलिए अब मैं इसी को यूज करके यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारी क्या आ रही है, हाँ ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है जहाँ पे 0 का, दैट मीन्स अगर ये 0 है तो उसका प्रेसिजन है 0.749, 1 का है 0.69, 2 का है 0.76, 3 का है 0.83। रिकॉल आ रहा है 0.76, 1 का आ रहा है 0.63, 2 का आ रहा है 0.93। इसका मतलब ये है कि 0 का जो रिकॉल है वो अच्छा है, और 2 का जो रिकॉल है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद 1 का 0.63 है, और 3 का 0.40, दैट मीन्स बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं रिजल्ट एनालिसिस की बात करूं तो जो रिजल्ट मेरा आया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो होम फर्नीचर था हमारा, वो उसका प्रेसिजन एंड रिकॉल दोनों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम
होम फर्नीचर का जो प्रिसीजन है और रिकॉल है वो दोनों का बहुत अच्छा आया है, ठीक है। दैट मीन्स वो अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिकॉल है वो कितना है, 92% है। कितना है, 92% है। दैट मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा तो उसको हम अच्छी तरीके से क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके बाद अगर 0 का आता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कोई दूसरा आइटम जैसे कि होम एंड फर्नीचर्स वो अच्छे से क्लासीफाई होगा। और यहाँ पे जो इसके बाद रिमेनिंग है क्लॉथिंग और एसेसरीज हैं, ये थोड़ा सा इस हमारा जो मॉडल है स्ट्रगल करेगा इनको इफेक्टिवली इनके इंस्टेंसेस को क्लासीफाई करने में। तो बेहतर क्लासिफिकेशन किसके साथ होने वाला है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स के साथ होगा और दूसरा होम और फर्नीचर्स के आइटम्स के साथ होगा। क्लॉथिंग और मेरा एसेसरीज में मेरा मॉडल थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाला है, राइट। और मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 0.67 आ रही है। दैट मीन्स हमने जो कमिटमेंट किया था कि भाई 70% जो इफर्ट्स है हमारे कम हो जाएंगे, हमारा मॉडल करके देगा, वो 70% ना होकर कितना है, 0.67%, 0.67, दैट मीन्स 67% है, ठीक है। अब इसके बाद है क्या सेल्स डेटा हैंडल कर सकता है alone to be used to build the scalable and the deployable product category classification। yes, sales data के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, only sales data की informations के थ्रू हम बना सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर सकते हैं जो क्लासीफाई कर पाएगा और हमारे जो इफर्ट्स हैं उसको कम कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने SVM में RBF कर्नल का यूज किया है। तो RBF कर्नल क्या करेगा, RBF कर्नल जो हमारा होता है रेडियल बेसिस फंक्शंस होता है, और ये इसका जो काम होता है एक रेडियस के बेसिस पे हमको क्या करके देता है, क्लासिफिकेशन करके देता है, राइट। इसके बाद लार्ज अमाउंट का डेटा होगा तो हम इसको लार्ज अमाउंट डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको AUC स्कोर निकाल के दिखाने वाला हूँ। सो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा ROC AUC स्कोर को, ROC अंडरस्कोर AUC स्कोर को, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ, प्रिंट करूँगा मैं AUC स्कोर को, ROC AUC, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इट टेक्स सम टाइम टू फाइंड द ROC और AUC स्कोर, ठीक है। ओवरऑल मैं इस जो हमने यहाँ पे आज सीखा उसको समराइज करूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशंस मिल रही थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे होम और फर्नीचर्स के आइटम से मिल रहा था, जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस और यूनिट्स किसकी थी, हमारी यूनिट प्राइस किसका था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसकी थी हमारी अकॉर्डिंग टू डेटा, क्लॉथिंग और एसेसरीज़ की थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, देन होम फर्नीचर की थी, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन थी वो एसेसरीज़ की थी। हमारे मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट करके दिया, हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करके दिया है 0.67%। दैट मीन्स हम जो बोल रहे थे कि 70% हमारे इफर्ट्स कम हो जाएंगे, नहीं, ये कितना हो रहा है, 67%। दूसरा, यहाँ पे होम फर्नीचर्स के आइटम्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स को हमारा मॉडल इजीली क्लासीफाई कर पाएगा, ठीक है। और जो क्योंकि इसका रिकॉल बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 का भी रिकॉल अच्छा है और प्रेसीजन अच्छा है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेसीजन है 0 का कम है, बट रिकॉल बहुत अच्छा 0.76 है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो क्लास है इसको हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा इनके प्रोडक्ट्स पे। बाकी लेकिन जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि क्लॉथिंग और एसेसरीज, इसमें मेरा मॉडल क्या करेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाला है, ठीक है। मेरा ओवरऑल प्रेसीजन आ रहा है 0.74 और रिकॉल आ रहा है 0.67। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रेसीजन और रिकॉल है विद द 67% व्हेन द मॉडल प्रेडिक्ट्स प्रोडक्ट कैटेगरी, जब भी किसी कैटेगरी को प्रेडिक्ट करेगा, इट करेक्ट वो 70% अप्रॉक्सीमेट होगा। जब किसी कैटेगरी को प्रेडिक्ट कर रहा होगा तो कितना होगा, 70% के समथिंग होगा, ठीक है। और जब क्या होगा, जब मैं कंसीडर करूंगा कि डेटा मेरा कैसा है, इम्बैलेंस डेटा सेट है, राइट। क्या है, डेटा मेरा इम्बैलेंस्ड है। और अगर मैं रिकॉल की बात करूं तो द मॉडल्स रिकॉल इज द 67%। ये इंडिकेट करता है इंडिकेटिंग अबाउट द 66% ऑफ एक्चुअल इंस्टेंसेस ऑफ द कैटेगरी। दैट मीन्स
एक्चुअल इसका मतलब ही होने वाला है रिकॉल का कि मेरे मॉडल ने उस कैटेगरी को, अगर वो कैटेगरी एसेसरीज की है तो 66% उसको क्या बोला है, एसेसरी। 66 टाइम्स उसको क्या बोला है, उसने एसेसरीज बोला है, रिमेनिंग टाइम्स उसने दूसरी क्लासेस बोला है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है ROC AUC स्कोर को फाइंड करने में। ये देखते हैं क्या इसका ROC AUC आ रहा है। इसके बाद हम मॉडल को सेव करेंगे और मैं यहाँ पे अगर यूज़ करता हूँ डायरेक्टली ROC अंडरस्कोर AUC अंडरस्कोर स्कोर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ y टेस्ट y प्रेडिक्टेड। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी ये रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये रन होने में, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आई, देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर ये कुछ एरर्स हैं, 1 एक्सिस आप बाउंड 1 डायमेंशंस, ठीक है। क्योंकि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, मुझे दोबारा से पूरे मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ROC, और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैं ROC और ROC AUC स्कोर को यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं ओवरऑल मैंने रिजल्ट बता दिया। मेरा जो मॉडल है वो कितने परसेंट कैपेबल है, 67% है, और ये किसको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम फर्नीचर की क्लासेस को अच्छे से क्लासीफाई कर रहा है। प्रेसिजन इसका 0.7 आ रहा है, रिकॉल कितना आ रहा है, 0.6। मतलब वो एक्चुअल इंस्टेंसेस को एक्चुअल कब बोल रहा है, कितने टाइम्स बोल रहा है, 67% बोल रहा है। और प्रेसिजन का मतलब होता है कि व्हेन मॉडल प्रेडिक्ट अ कैटेगरी, जब ये मॉडल किसी कैटेगरी को प्रेडिक्ट करेगा, इट्स करेक्ट अप्रॉक्सिमेट 68%, मतलब 70%। वो कितने टाइम्स करेक्ट है, 70 टाइम्स क्या है, करेक्ट है। जब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, जब मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है वो कैसा है, इम्बैलेंस है, तब की बात है, ठीक है। और यहाँ पर एक्यूरेसी मेरी 0.67 है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम सेल्स डेटा के बेसिस पे एक प्रोडक्ट कैटेगरी क्लासिफिकेशन मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें हम SVM का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कौन कौन से फीचर्स थे। यहाँ पे फीचर्स थे यूनिट प्राइस, प्राइस, कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट। ये सारे जो टॉपिक थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे कैटेगरी को सेपरेट करने में, राइट। अब मैं मॉडल को सेव करने वाला हूँ, तो ये सेव कैसे होगा, इंपोर्ट करूँगा मैं पिकल को, इंपोर्ट पिकल, या फिर जॉब लिप को यूज़ कर सकते हैं, जॉब लिप। अब यहाँ पे होगा जॉब लिप डॉट, यहाँ पे डंप SVC एंड यहाँ पे ये देखिए, तो ये मेरा मॉडल यहाँ पे क्या है, सेव हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल को सेव कर सकते हैं। तो ये पूरा आज की प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है कि हमने एक्यूरेसी पाई है 0.67, और हमारा जो मॉडल है होम एंड फर्नीचर्स के प्रोडक्ट को और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट को अच्छे से क्लासीफाई कर पा रहा है। इसका प्रेसिजन आया 0.70 और रिकॉल आया 0.67। दैट मीन्स बेहतर, एक अच्छा परफॉर्मेंस हमारा प्रेसिजन और रिकॉल का है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ सिखाऊंगा कि नई एल्गोरिथम का यूज़ करके उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।